हमको हंसाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। और बहुत प्यारा शेर है, इस्तेमाल करें आप कि दिल निकल जाने की चाहे आह की आँखों से वो, दिल निकल जाने की चाहे आह की आँखों से वो, हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे, हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। और आने वाले शेर में मेरे आला हजरत अल्लाह उनकी रहमतों को अपने अनवार से भर दे, मेरे नबी का करम बता रहे हैं, मेरे नबी की शफ़क़तें अपनी उम्मत पर क्या है वो बता रहे हैं। मेरे आला हज़रत क्या इरशाद फरमाते हैं कि वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, कि जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छिपाते जाएंगे। और हज़रत मोहम्मद सालिम साहब इस शेर पर खास तवज्जो की तवज्जो, ये शेर कुछ आप लोगों की मुमकिन है कि समझ में ना आए, लेकिन बहुत प्यारा शेर है, समाज कर ले। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कयामत का दिन है और सिर्फ सरकार के जलवे हैं। समाज ये क्या फरमाने मेरे आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि आफ़ताब नगाही चमके गाजरों के चराग, आफ़ताब नगाही चमके गाजरों के चराग, सर सरे जोशे बला से झिलमिलाते जाएंगे, सर सरे जोशे बला से झिलमिलाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। खाक हो जाए आदू जल कर मगर हम तो रज़ा। बड़ी अकीदतों के साथ हफ्ते का आप लोग समाज इस्तेमाल कीजिएगा। बहुत प्यारा मैसेज मेरे आला हज़रत सरकार ने दिया है। इरशाद फरमाते हैं कि खाक हो जाए आदू जल कर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है ज़िक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है ज़िक्र उनका सुना
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है ये तालीमी बेदारी के से मुताबिक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास अता फरमाए और अल्लाह करे कि हमारी ज़ात से, हमारे वजूद से अल्लाह की मखलूक को इल्मी तौर पर कुछ फ़ायदा मिले। ये हम सबकी जिम्मेदारी में से है और अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कोताही बरतते हैं तो कोई भरोसे क़यामत हमें अल्लाह के मार्ग में जवाबदेही करना पड़ेगा। मुल्क के हालात हमारी और आपकी निगाहों के सामने हैं और तशवीशनाक हालात हैं और तकरीबन हर चबूते पर कहीं ना कहीं ये डिस्कस हो रहा होता है कि हालात ठीक नहीं हैं, ये हमें क्या करना चाहिए, हमारे साथ क्या हो रहा है, ये चल रहा है। हर जगह तशवीशनाक हालात हैं और उन हालात की तशवीशनाकी पर तफसीर हर कोई आदमी अपनी अपनी निशात के मुताबिक जिक्र कर रहा है। जहाँ चाय की चुस्कियाँ लेते हुए ये बातें हो रही हैं कि हालात ठीक नहीं है, हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारे बातें कर लेने से मसाइल बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे? इस सिलसिले में कुदरत का उसूल क्या है? तो दोस्तों, कुदरत का सीधा सा उसूल ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी भी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि कोई कौम अपने हालात बदलने की पहल ना करे। कहने के लिए कुरान पाक की आयत का तर्जमा है। सच्ची बात यह है कि ये इंसानी तारीख का निचोड़ है, अल्लाह की कुदरत का असल फैसला। अगर हम चाहते हैं कि हालात बदलें, क्यों नहीं बदलेंगे? ऐसा नहीं है कि हमसे पहले दुनिया पर मुसीबतें नहीं आई या हमसे पहले इंसान नहीं गुजरे। अच्छे से अच्छे, बुरे से बुरे हालात भी आए, अच्छे से अच्छे, बुरे से बुरे इंसान भी इस दुनिया में गुजरे। तारीख में भरी पड़ी इस तरह के वाक़यात से। पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई कौम परेशान है, ज़हनी फिक्री तौर पर मुस्तरिब है, ऐसा होता रहा। हाँ, परेशानियों से निकलना हो या आसानियां हासिल करना हो, उसका रास्ता वही है जो कुदरत का फैसला। और वो क्या है? अल्लाह किसी भी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि कोई कौम अपने हालात बदलने की पहल न करे। क्या मतलब? मतलब यह है कि अगर हम चाहते हैं कि हालात में कोई पॉजिटिव चेंज आए, हालात बदलें, हमारे हक में हों, सीधा सा उसूल है कि हम अपने आप को बदलें। अच्छा, हमें अपने आप को बदलने से क्या मुराद है? बदलना दो तरह का होता है। इज्तिमाई सतह पर भी हम अपने आप को बदलें और इंफरादी तौर पर भी अपने आप में कुछ चेंज लाएं। यानी कुछ तो हम अपने आप को, सिर्फ एक शख्स अपने आप को बदले, और एक ये कि पूरी कौम मिलजुल करके कुछ चीजों में चेंज लाने की कोशिश करे। कौमी सतह पर जो चेंजिंग होती है, यानी पूरी मुस्लिम कौम को मिलजुल करके जो तब्दीलियां लानी चाहिए, उनमें 4 चीजें हैं जो हमेशा जमहूरी निज़ाम में किसी भी कौम की तरक्की का रास्ता तय करती हैं। यानी भारत या भारत जैसी व्यवस्था, ऐसा निज़ाम, डेमोक्रेसी जहाँ कहीं भी पाई जाती है, ऐसी हर जगह पर तरक्की करने के 4 उसूल हैं। जो कौम उन उसूलों को अपनाएगी वो तरक्की करेगी, और जो कौमें उन उसूलों को नहीं अपनाएगी वो कौमें ऑटोमेटिकली पीछे खिसकती चली जाएंगी। उन 4 चीजों में पहली चीज है एजुकेशन। हम तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं या 5 वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ते। भारत की सरजमीन पर हमारी तरक्की की बुनियाद ये नहीं है। हम बहुत पक्के नमाजी हैं, ये हमारे कब्र का मसला है। और कोई कम नसीब इंसान 1 वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ता, वो अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहा है। भारत की सरजमीन पर आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप नमाजी हैं या नहीं। ये कब्र के मसाइल हैं, आखिरत के मसाइल हैं।
यहाँ पर आपकी तरक्की इस बात पर निर्भर करती है कि आप पढ़े लिखे हैं या नहीं। पढ़े लिखे हैं तो इस निजाम में, इस व्यवस्था में, इस सिस्टम में आप तरक्की याफ्ता होंगे, तरक्की याफ्ता कहलाएंगे, आपको एक इज्जत व वकार हासिल होगा। दूसरी चीज है इकोनॉमी या बिजनेस के लिए मईशत में आप कहां खड़े हैं, आप कितने सरमायादार हैं। जितने सरमायादार उतने इज्जतदार। ये भारत का निजाम है और भारत ही का नहीं। जहां कहीं भी जमहूरियत पाई जाती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था पाई जाती है, हर उस जगह पर आपको इज्जत कब मिलेगी, जब आप मालदार हो। सीधा सा उसको। तीसरी चीज, भारत जैसे निजाम में किसी भी कौम की तरक्की के लिए, कामयाबी के लिए पॉलिटिक्स जरूरी है। कामयाब पॉलिटिक्स, चापलूसी वाली नहीं। और चौथी चीज, भारत जैसी व्यवस्था में कोई भी कौम उस वक्त तरक्की करेगी जब वो कौम अपने आप को, अपनी तहजीब को, अपनी पहचान को, अपनी संस्कृति को बचाने की कोशिश करे, फिक्र करे और अपने नस्लों में इस चीज को मुंतकिल करे। तो ये चार चीजें, एजुकेशन, बिजनेस यानी मालदारी, तीसरी चीज है कामयाब राजनीति और चौथी चीज है अपने तहजीब को बचाने की फिक्र करना। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करें और ठीक से समझें कि एजुकेशन की बुनियाद पर हमारी तरक्की कैसे होगी। एजुकेशन की बुनियाद पर हमारी तरक्की यूं होगी, अगर कोई भी बच्चा, हमारा कोई भी बच्चा यूपीएससी क्वालिफाई कर लेता है, पास कर लेता है, तो क्या उसे इज्जतदार नौकरी से कोई रोक पाएगा? आपके बच्चे ने यूपीएससी क्वालिफाई किया है, वो एम्बेसडर बन सकता है, वो सेकंड रैंक में कलेक्टर बन सकता है, एसडीएम बन सकता है, इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकता है, उसे कोई रोक पाएगा? हमने जो टाल मटोल की बातें अपने अंदर गढ़ ली हैं और अपने दिलों को झूठी तसल्ली देने के बहाने तलाश कर लिए हैं कि तासुब होगा, नौकरियां नहीं मिलेगी, पढ़ाई लिखाई से क्या होगा। पढ़ाई लिखाई से क्या होगा? पढ़ाई लिखाई से तय होगा कि आपको इज्जत की जिंदगी गुजारनी है, जिल्लत की जिंदगी गुजारनी है। पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होती। इस व्यवस्था में किसी भी कौम की तरक्की के लिए एजुकेशन जरूरी है। उसके बगैर आप इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकते। उसको एक मिसाल से समझो, एजुकेशन का पावर समझो। सपोज कीजिए कि कानपुर के कोई कलेक्टर साहब, मान लेते हैं कि सीएम की निगाह में पटेड़ी हो जाए, सीएम नाराज हो जाए, तो नाराज होकर कलेक्टर का सीएम क्या बिगाड़ सकते हैं? इतना बिगाड़ सकते हैं कि कानपुर से उठाया और किसी छोटे जिले का कलेक्टर बना दिया, या कलेक्टर बेसिकली रहने वाला होम टाउन उनका कानपुर है, यहीं पर वो कलेक्टर थे, उनको किसी दूर जाके गोरखपुर में डाल दिया। इतना ही तो हो सकता है, क्या फर्क? ये सीएम का जुल्म होगा, लेकिन कलेक्टर चाहे कानपुर में रहे तब भी पूरे जिले का मालिक है, गोरखपुर में रहे तब भी पूरे जिले का मालिक है। सीएम अपने जुल्म की वजह से इधर से उधर कर सकता है, यह है सीएम का जुल्म, अत्याचार। लेकिन वो बंदा जहां कहीं भी रहेगा पूरे जिले का मालिक बना रहेगा, ये है उसका एजुकेशनल पावर। एजुकेशनल पावर को खत्म नहीं किया जा सकता, उसे थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब किया जा सकता है। जिस कौम के पास भी तालीम है वो कौम इज्जत की जिंदगी इस निजाम में गुजार पाएगी। जिस कौम के पास तालीम नहीं, उस कौम की सच्ची बात यह कि इज्जत की जिंदगी नहीं। वो पैसे देकर भी, रिश्वतें देकर के, महंगी शादियां करके, अच्छे मकान बना करके, गाड़ी घोड़े खरीद करके इज्जत हासिल करना चाहती है, लेकिन सच्ची बात यह है कि इज्जत की जिंदगियां नहीं है। हम ही ने मान रखा है ना कि अपनी शादियां महंगी करेंगे तो लोग कहेंगे साहब बड़ी महंगी शादी की, बड़ी अच्छी शादी की। लोगों को क्या पड़ी है? लोगों को अपने 2 वक्त की रोटी की नहीं पड़ी है। आपकी शादियों को कौन दोगे? आप महंगी शादियां करें तब भी लोगों के लिए कुछ नहीं है, और हल्की शादियां करें तब भी लोगों के लिए कुछ नहीं है। हमने ज़हनी तौर पर एक फोबिया पाल रखा है कि महंगी शादियां करेंगे तो इज्जत होगी। कोई इज्जत नहीं होगी। हमने मान रखा है कि लंबा चौड़ा बंगला बनाएंगे तो इज्जतदार कहलाएंगे, इसको इज्जत नहीं कहते। इज्जत के मेयार है ही नहीं। इसका मतलब तो हमने समझा ही नहीं कि इज्जत तो जिल्लत के मेयार क्या है। इज्जत तो जिल्लत का मेयार इस सरजमीन पर एजुकेशन फर्स्ट। नंबर 2, भारत जैसे निजाम में तरक्की के लिए दूसरी सबसे अहम चीज
वो है आपका मालदार होना। और मालदारी से मुराद छोटी मोटी कानपुर लेवल की या छोटी मोटी मालदारी नहीं, वो मालदारी जो मुल्क का डायरेक्शन तय करती है। और इस मालदारी की अहमियत कितनी है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे मुल्क में दो अमीर आदमी रहते हैं। वो अमीर आदमी ना किसी अखबार में छपते हैं, ना किसी टेलीविजन की स्क्रीन पे नजर आते हैं। उनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि विधानसभा तो विधानसभा, वो पार्लियामेंट में भी जाके बैठे हैं। वो कहते हैं तुम बैठो, हम नहीं बैठेंगे, हम तो 1 मिनट में 7 करोड़ रुपया कमा रहे हैं और उससे हमें फुर्सत नहीं। लेकिन वो अमीर आदमी जैसा चाह लेते हैं, मुल्क में वैसा ही होता रहता है। उन अमीर आदमियों का एग्रीमेंट साइन हो गया था एक बड़े आदमी से, तो नतीजा ये निकला कि तकरीबन 600 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई। लेकिन चूंकि एक बड़े आदमी का 2 अमीर आदमियों से एग्रीमेंट हो रखा था, इन 600 लाशों की परवाह नहीं की गई, उनकी बात की परवाह की गई है। यह है भारत जैसे निजाम में इकोनॉमी की अहमियत। एक और करीब करके बात अर्ज करूं, मेरी गुफ्तगू का ये अंदाज रहेगा और मैं चाहूंगा कि समझें। सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे और होना चाहिए पॉजिटिव वे, खासतौर पर ट्विटर पे एक्टिव होना चाहिए, वो मुद्दे उठाने की चीज। हम आए दिन देखते हैं कि मुल्क में बहुत सारे लोगों को ट्रोल किया जाता है, बुरा भला कहा जाता है। किसको बुरा भला कहा? छोटू को तो छोड़िए, शाहरुख खान को बुरा भला कहा जाएगा, सलमान खान को गाली गलौज दी जाएगी, आमिर खान को बुरा भला कहा जाएगा, हामिद अंसारी को गाली गलौज की जाएगी, आजम खान और ये तुम सबको तो छोड़िए, ये जो नामी गिरामी हैं, सेलिब्रिटीज हैं, इन सब लोगों को भी नहीं छोड़ा जाता, बुरा भला कहा जाता है। क्यों? कभी कभार इन्हें इस बात की सजा मिलती है कि उनके नाम के आगे खान लगा हुआ। लेकिन आपने कभी देखा कि कोई अजीम प्रेमजी को बुरा भला कहता? अजीम प्रेमजी को कोई बुरा भला नहीं कहता। कहने के लिए तो वो भी मुसलमान है, आमिर और शाहरुख सलमान की तरह, वरना शाहरुख और सलमान से मुसलमानों का कौन सा फायदा है? वो किस दिन के हमारे अपने हुए। लेकिन चूंकि वो मालदार तो हैं, लेकिन इतने बड़े मालदार भी नहीं है, ये गरीब लोग नहीं, ये मैं जिनका भी नाम लिया सब अमीर आदमी, लेकिन इतने भी अमीर नहीं है कि मुल्क की इकोनॉमी का डायरेक्शन तय करने वाले हैं। ये दूसरा शख्स जिसका मैं नाम ले रहा हूं वो है जो मुल्क की इकोनॉमी का डायरेक्शन तय करता है। पैसों की पूजा करने वाली कौम इस आदमी को कभी बुरा भला नहीं कहता। यह इकोनॉमी का मेयार। आप कह सकते हैं कि अजीम प्रेमजी इज्जतदार आदमी नहीं है, वो जिस रास्ते से गुजर जाए लोग पल के बिछाते हैं। हमने जिस मालदारी को मालदारी समझ रखा है, छोटी मोटी मालदारी, एक मकान बना लिया, चंद गाड़ियां खरीद ली, मोबाइल अच्छा ले लिया, माफ कीजिएगा, इसे मालदारी नहीं हल्की फुल्की बेवकूफी कहा जाता है। मालदारी नहीं है, ये अंधों में काना राजा हो सकता है, ये छोटी मोटी टुटपंजी दाल रोटी का इंतजाम हो सकता है। मालदारी से मुराद वो जो मुल्क की इकोनॉमी का रास्ता तय करता है। आप ऐसे मालदार बन के दिखाइए, आपको टॉर्चर किया जाना तो दूर की बात है, आपका नाम भी लोग अदब के साथ लेंगे। ये जमहूरियत का निजाम है। वो अरब के लोग, अभी मैं ताजा अरब से आया हूं, अरब दुबई वगैरह से, वो अरब के लोग जो 50-50 साल से अपनी जिंदगियां घिस रहे हमारे गरीब लोगों को कभी सिटीजनशिप नहीं देते, और हमारे लोग सिटीजनशिप लेने का ख्वाब भी नहीं पाल सकते। मैंने देखा कि अरब में हमारे भारत की सरजमीन के कुछ रहने वाले अमीर तरीन लोग जिनके बड़े बड़े मॉल चलते हैं, उनको कई मुल्क सिटीजनशिप पेश करते हैं कि आप हमारी शरीयत कबूल फरमाएं। यानी जिन्हें जिस दुनिया में किसी को घास नहीं डाला जाता, वहां भी अमीरों को घास डाला जाता है। यह है इकोनॉमी का फायदा। जमहूरियत में आप इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, मालदार बनना, तो मालदार से मुराद खूब मालदार बनिए, बहुत अमीर तरीन इंसान बनिए और दूसरों को अमीर तरीन बनाइए, अपनी सोसाइटी को सहारा दीजिए। आप ये पाएंगे कि आप इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हैं। तीसरी चीज, भारत जैसे निजाम में किसी भी कौम की तरक्की के लिए जो जरूरी है
वो है कामयाब पॉलिटिक्स। वो नहीं जो हमारे यहाँ होती है, होली दिवाली हो, ईद हो, सबकी शुभकामनाएं पेश करना, सबकी बुनियादें रखने के लिए चले जाना, कभी इनका फुटबॉल करना 5 साल के लिए, 5 साल इनकी चापलूसी करना, किसी राजनेता के आगे पीछे घूमते रहना और उससे छोटे मोटे काम करवा करके अपनी दलाली वसूल करना, इसे राजनीति नहीं कहते, इसे बेकारी कहते हैं, निकम्मापन कहते हैं, जिहालत कहते हैं, बेगैरती कह सकते हैं। राजनीति वो है, आप जैसा चाहते हैं मुल्क में वैसा ही होता है। कामयाब राजनीति, अगर आपके पास इस बात के इम्कानात हैं, ऑप्शन हैं, कीजिए, और नहीं है तो सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए एजुकेशन पे, सेकंड सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए बिजनेस पे। तीसरी चीज, किसी भी कौम की तरक्की के लिए जरूरी है कि वो अपनी तहजीब को बचाए रखे। जो कौम अपनी तहजीब को बचाती है वो इज्जत की जिंदगी गुजारती है। जिस कौम ने अपनी तहजीब को नहीं बचाया उस कौम की काहे की इज्जत। जैसे एक कौम है पगड़ी के साथ और दाढ़ी के साथ रहती है, वो जहां कहीं भी रहती है अपनी पहचान के साथ रहती है, आसानी से किसी की मजाल नहीं होती कि उनको टॉर्चर कर सके। हाथ डालने वाला जानता है कि इसका खमियाजा कितना खतरनाक भुगतना पड़ सकता है। एक कौम है साउथ के इलाके की, वो कहीं पर भी रहे धोती, सफेद धोती और सफेद कुर्ते के साथ रहती है, चाहे वो अपने गांव में रहे, पार्लियामेंट में रहे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रहे, जहां कहीं भी रहती है अपनी पहचान के साथ रहती है। कोई भी आदमी देख के बता सकता है कि ये आदमी फला जगह का रहने वाला है। ऐसा होता है कि उन्होंने अपनी तहजीब को बचा के रखा। मुझे बताएं कि हमारी और आपकी भी कोई तहजीब है? कोई सिंगल पॉइंट ऐसा है जिसके बारे में हम कह सकें कि जो भी मुसलमान होगा दाढ़ी वाला ही होगा, जो भी मुसलमान होगा कुर्ते पजामे वाला ही होगा, जो भी मुसलमान होगा टोपी वाला ही होगा, जो भी मुसलमान होगा ऐसा ही होगा? कोई थर्मामीटर है? कोई पैमाना नहीं। किसी ने आड़े टेढ़े बाल काटे, हमारे नौजवानों ने भी काट दिए। किसी ने अपनी पैंट फाड़ ली, हमारे नौजवानों ने भी फाड़ दी। किसी की पैंट नीचे खिसक गई, हमारे नौजवानों की भी खिसक गई। इसे तो बेरुखियापन कहा जाता है। जिस कौम की अपनी कोई पहचान नहीं, जिस कौम की पहचान मजाक बन चुकी हो, बेरुखिया हो चुकी हो जो कौम, उस कौम को इज्जत की जिंदगी नहीं मिल सकती, तो कौम सुरखरू नहीं हो सकती। पर आज हमारे साथ ऐसा ही होगा। दोस्तों 4 पॉइंट हैं, एजुकेशन, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और सिविलाइजेशन। ये 4 पॉइंट है किसी भी कौम की तरक्की के लिए। भारत जैसी व्यवस्था आज के हमारे दौर में हमें सबसे ज्यादा जिस चीज पर फोकस करना चाहिए वो चीज होनी चाहिए एजुकेशन। पिछले दिनों मुल्क में बहस हुई ट्रिपल तलाक और बड़ी तेजी के साथ लेते हुई और जो कुछ हुआ हमारी निगाहों के सामने। ट्रिपल तलाक को बहुत हाईलाइट किया गया, बहुत अच्छा लग गया और उसमें कई हमारी जहालतों का हिस्सा है, बहुत सारा तासुब का हिस्सा है, बहुत सारी चीजें हैं। सच्ची बात यह है कि रियल प्रॉब्लम ट्रिपल तलाक नहीं है, रियल प्रॉब्लम है हमारी जीवन। जिस बच्चे ने निकाह किया है, जिस बच्चे से निकाह हुआ है, दोनों को नहीं पता कि मियां बीवी के हुकूक और आदाब क्या है। शादियों में खूब बच्चे होते हैं, 50 रुपए की किताब पढ़ लेते हैं तो ये ढंग आ जाता कि आने वाली बीवी को रखना कैसे है, औरत को सलीका आ जाता कि शौहर नामदार से हुकूक क्या है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। और हमारा रेशो क्या है, तालीमी ज़राअत क्या है, औरतों में बेपनाह जिहालत। दरअसल हमारा प्रॉब्लम ट्रिपल तलाक नहीं, रियल प्रॉब्लम है जिहालत। अगर हम चाहते हैं कि इज्जत और सुरखरू की जिंदगी गुजारें, एक ही काम हम सबको करना होगा, वह है एजुकेशन पे सीरियसली फोकस करना। और वो क्या करना है, हमने कुछ अपने लिए दिलचस्प बहाने तलाश कर लिए हैं कि जैसे हमने मान लिया कि हमको मौलाना लोग रहे तो हम स्कूल का क्या काम कर सकते हैं, या स्कूल वालों ने मान लिया कि हम तो स्कूल वाले रहे तो हमें मदरसे और इस्लामी तालीम से क्या सरोकार हो सकता है। तो बूढ़े हो गए, उन्हें लगता है कि तो जवानों के काम में हम बूढ़ों का क्या लेना देना। ईमानदारी की बात यह है कि जो जहां है, जिस उम्र में भी है,
अगर जिंदा सलामत है और उसकी अकल काम कर रही है तो वो एजुकेशन में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है, वो अपना योगदान दे सकता है, और नहीं देता तो मिल्लत का वफादार फर्द नहीं है। क्या दे सकता है? एजुकेशन का हम सबको कैसे काम करना चाहिए? जैसे एक मोहल्ला है, सर्वे करें कि हमारे इस मोहल्ले में कितने बच्चे हैं जिनकी उम्र स्कूल जाने की है। मान लीजिए कि 200 बच्चे निकलते हैं, चंद नौजवानों को लगा दें कि तुम्हें इस गली में तलाश करना है कि हर किस घर में कितने मेंबर हैं, कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं जिनकी उम्र स्कूल जाने की है, कितने ऐसे हैं जिनकी उम्र तो स्कूल जाने की लेकिन स्कूल नहीं जा रहे हैं, कितने ऐसे हैं जो ड्रॉप आउट हैं यानी जिन्होंने स्कूल को बीच में छोड़ दिया है। 9, 10, 11, 12 तक पढ़ाई करके छोड़ देना सबसे बड़ा रेशो है हमारा। हमारे 96 बच्चे स्कूल जाते हैं, उनमें से 12.5 बच्चे कॉलेज जाते हैं। बाकी ये जो पूरा बीच का हिस्सा है वो सब गुल्ली डंडा खेल रहा होता है, गलियों में बाइक दौड़ा रहा होता है, फैशन परस्ती, इश्कबाजी, मोबाइल में गपशप, गंदी नालियों के किनारे बैठ करके अपना टाइम बर्बाद कर रहा होता है। 96 बच्चों में से 12, 12.5 बच्चे ही कॉलेज तक जा पाते हैं। और कोई जरूरी नहीं कि कॉलेज में जाकर के भी वो कामयाब हो, कॉलेज में जिनका एडमिशन होता है वो 12.5%। तो हमारा रोना यह है कि हमारे साथ तासुब होता है, हमें नौकरियां नहीं मिलती। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमने अपने लिए पहले से ये बहाने करनी है, पढ़ाई नहीं करनी है, इसलिए इसका बहाना ये नहीं कि मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, बहाना ये है कि हमारे साथ तासुब होता है इसलिए पढ़ाई करके फायदा है। क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि सर्वे हो, ड्रॉप आउट बच्चे कितने हैं, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो कितने हैं, किस क्लास में हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको मेरे स्कूल जाने की तो है लेकिन वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। और अब क्या करना है? फिर ये करना है कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, या आपके करने का काम होमवर्क है डायरेक्ट सब ये करना है कि जो बच्चे स्कूल जाने की जिनकी उम्र है स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उन बच्चों पर मेहनत करें, सीरियसली मेहनत करें और उन बच्चों को स्कूल का रास्ता दिखाएं। आपने सच्ची बात यह है कि अपने पैदा होने का कोई हक अदा नहीं। अगर ये काम हम कर रहे हैं, जो बच्चे जिन्होंने स्कूल में एडमिशन नहीं लिया है उन्हें आसपास के किसी स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। हम ये पाएंगे कि जिन बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है, जब उनका सर्वे करेंगे तो कई चीजें निकल के सामने आएंगे, अनोखी चीज। कुछ बच्चों ने इसलिए स्कूल छोड़ दिया कि दिमाग कमजोर था, कुछ बच्चों ने इसलिए स्कूल छोड़ दिया कि उसके दोस्तों ने छोड़ दिया था, उसने भी छोड़ दिया, कुछ बच्चों ने इसलिए स्कूल छोड़ दिया कि गरीब है। तो क्या करना होगा? हमारी जिम्मेदारी होती है जो गुर्बत की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए फीस का इंतजाम हम करें। अगर हमारा कोई एक बच्चा भी मोहल्ले में ऐसा है जो गरीब होने की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहा है और उस मोहल्ले में कोई महंगी शादी हो रही है, तो मान के चलिए कि अल्लाह और रसूल की उस घर पर लानतें बरस रही हैं, जहां एक तरफ गुर्बत की वजह से कोई बच्चा तालीम हासिल नहीं कर पा रहा और दूसरी तरफ फजूल खर्चियां होंगी। अगर हम अपना मकान बहुत ऊंचा बना रहे हैं और हमारे पड़ोस में कोई गरीब का बच्चा है जो फीस जमा नहीं करवा पा रहा है, तो हमारी ईंट उम्मत के लाश पर खड़ी होगी। हम जालिम तरीन इंसान नहीं। इसलिए ऐसा हर बच्चा जो गुर्बत की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहा, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके लिए जो जतन करना पड़े, चाहे भीख मांगना पड़े, अपनी जेब से देना पड़े, किसी से सिफारिश करके दिलवाना हो, हमारी जिम्मेदारी है कि किसी गरीब को नीचा ना देखना पड़े। कोई गरीब गुर्बत की वजह से तालीम से महरूम ना रहने पाए, यह हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। और ये काम कौन नहीं कर सकता? हम चाहे सफेद दाढ़ी वाले हों, काली दाढ़ी वाले हों, नौजवान हों, बूढ़े हों, बच्चे हों, कौन है कि ये काम नहीं कर सकते? ये तो खेल कूद के काम है, चलते फिरते हम कर सकते हैं, तवज्जो दे सकते हैं अगर करना चाहें, ना करना चाहें हजार बात है। ये हमारे करने का पहला काम है। हमारे करने का दूसरा काम क्या? जो बच्चे कमजोर हैं और जिन्होंने इसलिए स्कूल में ड्रॉप आउट बच्चों की बात कर रहा हूं, और आपको हैरानी होगी ड्रॉप आउट रेट पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा मुसलमानों का है। यानी बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चे पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा मुसलमान हैं। और आपको ये सुनकर हैरानी होगी, हमें इसकी फिक्र है या नहीं, हमारे मुल्क की सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात की फिक्र है कि मुस्लिम बच्चे सबसे ज्यादा स्कूल छोड़ रहे हैं, उन्हें दोबारा स्कूल में लाया जाए। ड्रॉप आउट के लिए स्कीमें बना रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। कितने बच्चे छोड़ रहे हैं?
6 में से 12 जा रहे हैं, बाकी सब छोड़ रहे हैं। ये है हमारा हाल। पूछ लीजिए यहाँ बैठे हुए घरों पे जाके जो बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, जिनके बाल बड़े लंबे हैं और हट्टे कट्टे खूबसूरत लगते हैं, उन बच्चों से पूछे बेटा कहाँ तक पढ़ाई की? पढ़ाई तो ज्यादा नहीं कर पाया, 8वीं तक पढ़ाई, बस 10वीं तक पढ़ाई कर पाया। वो क्या है कि घर में कुछ हो गया था तो 11 में पढ़ाई करके मैंने छोड़ दी। ये सब टाल मटोले बहाने। हमें चाहिए कि ड्रॉप आउट बच्चों पर सीरियसली मेहनत करें, उन्हें दोबारा स्कूल का रास्ता दिखाएं, और आज भी चंद गैरतमंद लोग तैयार हों तो ये काम बड़ी आसानी से हो सकता है। आपके मोहल्ले में कोई स्कूल है, आप मोहल्ले के चंद बुजुर्ग हजरात जाए उस स्कूल के मालिक के पास, ओनर के पास, और कहें साहब हमारे मोहल्ले में 5 गरीब बच्चे हैं, हम सब लोग इज्जतदार लोग आपसे कहते हैं कि हमारी तरफ से हमारी बात रखते हुए आप इन 5 बच्चों को फ्री में पढ़ाएं। मुझे लगता है कि कोई निहायत प्रोफेशनल आदमी हो, निहायत बिजनेस माइंड आदमी हो, कि इसमें कहीं समझौता करने वाला ना हो। जहां 5 सफेद दाढ़ी वाले चले गए वो भी डाउन हो जाएगा और इंशाल्लाह उनकी बात आएगा नहीं जाएगी। प्रॉब्लम यह है कि हमारे सोसाइटी में ऐसे 5 लोग ही नहीं मिल पाते। ये तो हर कोई तफसीरा कर रहा है कि फलां का बच्चा शराबी है, फलां का बच्चा ठीक नहीं है, फलां का बच्चा ऐसा है, फलां ऐसा है, लेकिन ये कोशिश कोई नहीं कर रहा है कि शराबी की शराब छुड़ाई कैसे जाए। वो शराबी जो शराब पीने के बाद में अपने बीवी बच्चों को और माँ बाप को भी कुछ नहीं समझता, अगर उसी शराबी के पास मोहल्ले के 5 इज्जतदार आदमी जाएं और उसे सीरियसली समझाएं तो मुझे लगता है कि नशा मुक्ति केंद्र भी जिसको नशा छुड़ाने में नाकाम हो चुके हों, मोहल्ले के 5 इज्जतदार आदमियों की बात एक शराबी, अनाड़ी और बदतमीज इंसान भी जाहिर नहीं होने देगा। प्रॉब्लम यह है कि सोसाइटी में ऐसे 5 दर्दमंद इंसान ही तो नहीं मिल पा रहे। चाय की चुस्कियां लेते हुए उम्मत का दर्द बगाड़ने को तो हर कोई बगा रहा है। बड़ी बड़ी बातें हर जगह हो रही है, तबसीरे हर जगह हो रहे हैं, अपने सर से भलाई टालने की आदत हर जगह है, लेकिन जो रियल में करने के काम है वो नहीं हो पा रहे। कौन आदमी एजुकेशन का काम नहीं कर सकता? एजुकेशन के लिए कोई जरूरी है कि आप टीचर बन के पढ़ाएं तभी एजुकेशन का काम होगा, आप किताबें लिखें तभी एजुकेशन का काम होगा। किसी बच्चे को बैग दिलवा दिया, किसी छोड़े हुए बच्चे को दोबारा स्कूल में आपने ला दिया, किसी की फीस का इंतजाम कर दिया, जब बच्चे हमारे मोहल्ले के तैयार हो गए उनके लिए बेहतरीन कोचिंग का इंतजाम कर दिया, और ये सब का सब सवाब का काम है और आज के दौर में निहायत सवाब का काम है। मैं बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। इस्लाम में सवाब का काम सिर्फ मस्जिद में पानी की पेटियां वक्फ करना ही नहीं, तस्बीह के गुच्छे और मुसल्ले मस्जिद में वक्फ करना ही सवाब का काम नहीं। जिस जमाने में उम्मत को जिस चीज की ज्यादा जरूरत हो उस जमाने में वही काम करना ज्यादा सवाब का बाइस होता है। और इसकी मिसाल है सहाबा किराम की जिंदगी से। मदीना शरीफ में एक मस्जिद बन गई, मस्जिद कुबा। अब दूसरी मस्जिद की जरूरत नहीं थी तो मस्जिद नहीं बनाई गई, फिर बाद में जरूरत पड़ी मस्जिद नबी की तो मस्जिद नबी बनाई गई, फिर कोई तीसरी मस्जिद नहीं बनी, एक लंबे जमाने तक नहीं बनी। क्यों? जरूरत ही नहीं। हाँ, क्या जरूरत थी? मीठे पानी की जरूरत थी तो हज़रत उस्मान गनी ने इंतजाम किया। कब्रिस्तान की जरूरत पेश आई तो हज़रत उस्मान गनी ने इंतजाम किया। एक बार कहत पड़ा तो हज़रत फारूक आजम ने एक बाग खरीद करके उम्मत के लिए वक्फ कर दिया कि मेरे बाग में से हर वो शख्स पानी पी सकता है, फल खा सकता है जो भूखा हो। यानी जिस जमाने में जिस चीज की जरूरत पेश आती रही, सहाबा हुजूर की तरबियत के मुताबिक वैसा ही इंतजाम करते रहे। यही है इस्लाम का मिजाज। आपके इस मोहल्ले में मस्जिद की जरूरत नहीं, मान लीजिए मस्जिद बनी हुई है तो हम चाहेंगे सिर्फ मस्जिद बनाना ही सवाब का काम है, गलत। इस मोहल्ले में अगर कोचिंग सेंटर की जरूरत है, कोचिंग का इंतजाम करना सवाब का काम है। यहाँ अगर हॉस्पिटल की जरूरत है, हॉस्पिटल बनाना सवाब का काम है। यहाँ अगर सफाई सुथराई की जरूरत है, उसका इंतजाम करना सवाब का काम है। उम्मत का भला होना चाहिए। हमारी सोच में तंगी आ गई है, इस्लाम के अंदर तो बहुत क्लियरिटी है, तो इसलिए एजुकेशन पे बहुत सीरियसली मैंने सोचता हूँ इन तमाम इशू। ड्रॉप आउट बच्चों को दोबारा स्कूलों का रास्ता दिखाना, गरीब बच्चों के लिए फीस का इंतजाम करना, अल्लाह करे कि चंद बच्चे हों तो उनके लिए कोचिंग का इंतजाम करना, तो ये सब काम मुफ्त में भी हो सकते हैं। मान लीजिए आप ही के मोहल्ले में कोई सरकारी टीचर है या कोई वैसे टीचर है, कहीं अच्छे स्कूल में पढ़ाता है, प्रोफेशनल आदमी, मोहल्ले के 5 आदमी उसके पास जाएं और कहें सर आप फलां स्कूल में पढ़ाते हैं, वो आपकी मुलाजिम है, हम आपको मोहल्ले के 5 गरीब बच्चे ऐसे दे रहे हैं जिनको आपको हमारी दाढ़ी का लिहाज करते हुए फ्री में पढ़ाना है। मुझे लगता है कि अगर कोई निहायत प्रोफेशनल आदमी हो
तब भी इन मोहल्ले के 5 आदमियों की बातों को जायज नहीं जाने देगा, फ्री में उन बच्चों को ट्यूशन देगा। यह है कि कोई खड़ा तो हो, कोई सामने तो आए, कोई आगे तो बढ़े। यह है करने के काम कर सकते हैं, चाहे सुबह से कर रहे हैं, और नहीं करना चाहें तो 70 साल से तकरीरें हो रही हैं, आइंदा भी होती रहेंगी। तकरीर के बाद में कह दिया जाता है कि आज मौलाना साहब ने बड़ी अच्छी बातें बताई, और इसी पे जलसे का पूरा फल हासिल हो जाता है। ये पुरानी रिवायत है। अगर हम चाहते हैं, अल्लाह ने क्या फरमाया, चैन अल्लाह किसी भी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि कोई कौम अपनी हालत ना बदले। सिर्फ बातें करें, जैसे थे वैसे के वैसे ही रहें। 92 में बहुत बातें हुई, एक मायूसी थी, उसके इजाले के लिए बहुत सारी बातें हुई, होती रही, बहुत सारी मीटिंगें, लंबी चौड़ी प्लानिंग, लेकिन एक्शन कुछ नहीं है, कुछ आगे नहीं बढ़ाया गया। तो आज 2022 में भी वही है, बल्कि उससे और ज्यादा पीछे गए हैं। अगर उस वक्त कुछ कदम बढ़ा लिए होते, तालीमी तौर पर काम कर लिया होता, तो शायद आज ये दिन ना देखने को। याद रखें, वक्त किसी को माफ नहीं करता है। जिन लोगों ने ताजमहल और कुतुब मीनार बनाए सिर्फ अपने फख्र के लिए, आज ना उनका नाम जिंदा है, ना उनकी निशानियों को जिंदा रहने देना चाहते हैं लोग। अगर उन्होंने ये पैसे यूनिवर्सिटीज में खर्च किए होते, कौम की तालीम के लिए खर्च किए होते, तो शायद आज उनका नाम भी एहतराम के साथ किया जाता और उनकी निशानियां भी बाकी रहती। तकरीबन वैसे ही काम हम भी तो करें। जिनको ताजमहल बनाने की जिनकी हैसियत थी, उन्होंने ताजमहल बनाए। हमारी हैसियत ये है कि अपनी बच्ची की शादी 5 लाख की बजाय 15 लाख में कर सकते हैं, हम भी वही करें। फर्क क्या? जिसकी अय्याशी का जितना लेवल है उतनी अय्याशी कर रहा है। अरब के किंग लोगों की अय्याशी का लेवल यह है कि वो सोने के बाथरूम बना सकते हैं तो बना रहे हैं। हमारी अय्याशी का लेवल यह है कि कभी इस होटल का खाना खा सकते हैं, गपशप कर सकते हैं, महंगे मोबाइल रख सकते हैं, महंगी घड़ियां रख सकते हैं, तो वही रख रहे हैं। हमारी जितनी औकात है उतनी अय्याशी हम भी कर रहे हैं, और जिनकी बड़ी औकात है वो बड़ी अय्याशी कर रहे हैं। ठीक हम भी नहीं है, ठीक वो भी नहीं है। अपनी जिम्मेदारियों के तय वफादारी हम भी नहीं बरत रहे हैं, हमारी नस्लें भी नहीं बरत रही। और जहां थे वहीं के वहीं, कोई चेंज नहीं आया दूसरों के रहमो करम पर। और अब तो यह है कि दूसरों का रहमो करम भी नहीं रह गया, दूसरों की तवज्जोआत भी नहीं रह गई। इन तमाम चीजों में चेंज आता है करने से। अपने आप को एक पॉजिटिव और एक्टिव इंसान बनाए। आप क्या कर सकते हैं? कोई जरूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ा काम करे, छोटा ही सही, पहल कीजिए, इंतजार मत कीजिए और कीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी। मन अस्बहा वलम यहतम बिउमूरिल मुस्लिमीन फलैसा मिन्हुम, जिस शख्स की एक सुबह इस हाल में हो कि उसे उम्मत मुस्लिमा की फिक्र नहीं, वो मुसलमान ही नहीं। क्या फरमाया? ये नबी का फतवा है। अगर हम किसी को कहते हैं कि आप मुसलमान नहीं, तो लोग नाराज हो जाएं कि आपने हमें ऐसा कैसे कह दिया कि हम मुसलमान नहीं। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, जिसकी एक सुबह इस हाल में हो कि उसे उम्मत मुस्लिमा की फिक्र नहीं, वो मुसलमान नहीं है। किसी को इस मसले से इनकार? क्या हमारी हर सुबह उम्मत की फिक्र में हो रही है? क्या हम डेली उम्मत के लिए कोई शेड्यूल बना रहे हैं? जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं ये कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा किया जाना चाहिए। करेगा कौन? कुछ नहीं। सब मुफ्त में मशवरे फेंक रहे हैं एक दूसरे को। कोई अपने सर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं, कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए तैयार नहीं। हमें मानना पड़ेगा कि हम में से हर एक आदमी अपने आप में बहुत बड़ा मुजरिम है, इसलिए अपने हिस्से का काम करें। एजुकेशन के अंदर सेकंड जिम्मेदारी हमारी है बिजनेस। अल्लाह करे कि आप कामयाब बिजनेसमैन हों, तो वो अपने बिजनेस को प्रमोट कीजिए, आगे बढ़ाइए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट तक ले जाइए, खूब बरकतें अल्लाह दे और खूब मेहनत कीजिए, प्रोफेशनल अंदाज में बिजनेस कीजिए। तो साथ में ये भी करते रहिए कि दूसरे कमजोर बिजनेसमैन लोगों को भी उठाते रहिए, उन्हें भी आगे बढ़ाते रहिए, उन्हें भी ट्रेनिंग दीजिए, उन्हें भी अच्छे मशवरे दीजिए, उनके लिए वर्कशॉप आयोजित कीजिए। आप पाएंगे अगर किसी गरीब को हम एक वक्त खाना खिला देते हैं तो दिल में खुशी होती है कि हमने किसी को खाना खिलाया है। अगर हम किसी के बाल बच्चों के लिए रेगुलर खान पान का इंतजाम करते हैं तो क्या सवाब का काम नहीं? इसके बारे में कौन सा? इसलिए बिजनेस में मेहनत कीजिए,
इस वक्त ये वक्त मुनासिब नहीं है कि हम पॉलिटिक्स पे बहुत ज़्यादा मेहनत करें, इसलिए कि मेहनत करेंगे भी तो बहुत ज़्यादा कामयाबी के चांसेस नहीं है। रहना तकरीबन नहीं फुटबॉल के आसपास है, इसलिए अक्लमंद ये है कि इस वक्त इन 2 चीज़ों पर मेहनत कीजिए, एजुकेशन पे और सेकंड बिजनेस पे, तीसरा अपनी पहचान को बचा कर रखना। अब आते हैं कुछ इनफिरादी चीज़ें। ये तो है कौमी सतह पर हम सबके करने का काम, हम सबको ये काम करने का काम। और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं तकरीर नहीं दर्द दिल बयान कर रहा हूँ, मेरी हालत बहुत टाइट है, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, लेकिन फिर भी मैं दर्द दिल आपके सामने पेश कर रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि समझदार लोग समझदारी का मुजाहरा करेंगे और कल से ही अपने अपने हिस्से का कुछ काम करें जो पॉसिबल। कोई जरूरी नहीं कि बड़ा स्कूल खोलें, बड़ा कॉलेज खोलें, आप क्या कर सकते हैं वो कीजिए। इंफरादी तौर पर हमें जो करना चाहिए इस वक्त, यानी हम में से हर एक आदमी को अलग अलग अंदाज से अपने अपने लेवल पर जो करना चाहिए वो क्या, सबसे पहला काम करें कि फजूल खर्चों पर प्रतिबंध लगाएं। पहला काम, शादी हो, मौत मैयत हो, मस्जिदें हों कि मदरसे, सबको निहायत सादा बनाएं। इस्लाम के मिजाज की क्लियरिटी देखिए, अगर हमें अपने मकानों को बहुत ज़्यादा ज़र्क बर्क बनाने से मना किया गया है, तो अल्लाह के घर मस्जिद को भी बहुत महंगा बनाने से इस्लाम मना करता है। इस्लाम की ब्लैकमेलिंग नहीं होती। हमें चाहिए कि मस्जिदें भी सादा बनाएं, अपने घर भी सादा बनाएं, सादगी की जिंदगी गुजारें। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, आना वाक़िया उम्मती बुरा उन्हें तकल्लुम, मैं और मेरी उम्मत के परहेजगार लोग बनावट नहीं करते, जैसे जाहिर में है वैसे ही बातिन में है। हमारे यहाँ कोई तसन्नो नहीं है, कोई बनावट नहीं है, जो है खुले हैं। निहायत सादगी की जिंदगी गुजारना अल्लाह के रसूल की सुन्नत है और जिम्मेदारी बनती है हमारी कि हम इस वक्त सादगी पर लौटा। निहायत सादा शादियां, कम खर्चे वाली, कम जहेज वाली, कम विशेष वाली, और सेम मौत मैयत के खर्चे भी कम। ऐसा नहीं कि शादियां सादा करें तो मौत मैयत में लंबा चौड़ा खर्चा करें, मैयत के मौके पर भी कम से कम खर्चा। इसाले सवाब का सबसे बेहतरीन तरीका हदीस में 3 चीजें फरमाई गई, सदका जारिया, इल्म नाफे, नेक औलाद जो अपने माँ बाप के हक में दुआ करती रहे, चलते फिरते बाइक चलाते हुए अपने माँ बाप के लिए, अपने मरहूमे के लिए 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के इसाले सवाब कर दीजिए। इससे बड़ा इसाले सवाब भी कोई है? ये मुफ्त के काम में जो हर कोई कर सकता है, इन कामों पर हमें रोकना चाहिए। फजूल खर्ची पर कदम लगाएं। नंबर 2, अपने बच्चों की तरबियत पर सबसे ज्यादा तवज्जो दें। निहायत बिगाड़े हमारी नस्ल, ना जहन में कोई पुख्तगी है, ना अक्ल शऊर बेदार है, ना समझ बूझ है, ना पढ़ाई कर पा रहे हैं, ना कुछ दीनी आदमी बन पा रहे हैं, अमल के आदमी बन पा रहे हैं। कहीं कहीं सिर्फ इश्कबाजी में मस्त हैं, मोबाइल में मस्त हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, बात करने का ढंग नहीं, कोई हुनर नहीं, ना सोने का टाइम, ना उठने का टाइम, गंदी नालियों के किनारे देर देर तक बैठे हुए हैं और उम्र गुजरी जा रही है, कुछ भी नहीं। और इसका तजुर्बा करना हो तो अपने बच्चों से जरा मशवरा लेकर देखें। वो बच्चे जिनके लंबे चौड़े बाल हैं, फैशन वाले हैं, बाइक बहुत अच्छे अंदाज से चला लेते हैं, कभी अपने घर के बारे में अपने 20 साल के बच्चे से मशवरा लेके देखें कि बेटा मैं ये चाहता हूँ कि मैं ऐसा करूँ, तुम्हारा क्या मशवरा है? आपको खुद पता चल जाएगा। जिस बेटे को मैंने पाल पोस के जवान किया है उसके भेजे में अकल नाम की कोई ज्यादा चीज नहीं है। बाल लंबे होने से अकल नहीं आती। ना अकल है, ना इल्म है, ना शऊर है, ना अमल है, ना घर के हैं, ना भाग के हैं, ना माँ बाप की खिदमत कर पा रहे हैं, ना पैसा कमा पा रहे हैं। किस मसरफ की दवा है? क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ कि अपने तरबियत पे कोई ध्यान नहीं। बच्चे घर में कब आते हैं, कब सोते हैं, कब उठते हैं, किसी की नहीं चलती। माँ की बात नहीं मानते, बाप के सामने भी जरी हो जाते हैं, बाप भी लावारीपन का शिकार। और क्यों नहीं होंगे? बाप खुद रात 12 बजे घर में दाखिल होता है, क्या उम्मीद करेगा बेटे से कि बेटा 9 बजे सो जाए? बाप खुद की नमाजों का ठिकाना नहीं होता, तो क्या उम्मीद करेगा कि उसके बच्चे बहुत नमाजी और परहेजगार बन जाए? सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है तरबियत। इजराइल एक छोटा सा मुल्क है, अपने बच्चों को एसेट मान के चलता है, और नतीजा यह है
इजराइल का बच्चा जब 8 साल का होता है उसकी काउंसलिंग करवाई जाती है, 7 साल 8 साल के बच्चे की, और काउंसलर बच्चे की इतनी जबरदस्त काउंसलिंग करता है कि माँ बाप को टारगेट दे देता है कि तुम्हारे बच्चे के अंदर ये पोटेंशियल है कि वो 25 साल की उम्र में किसी स्टील कंपनी का मालिक हो सकता है, जिस स्टील कंपनी का बजट 50,000 करोड़ हो। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, जिस दिन वो बच्चा 25 साल का होता है स्टील कंपनी का मालिक बनता है और उतना ही बजट होता है। क्यों होता है ऐसा? इसलिए कि वो अपने बच्चों के तय निहायत सीरियस होते हैं और वो मान के चलते हैं कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई हमारे बच्चे हैं। बाकी कुछ हो या ना हो, बच्चे कामयाब होने चाहिए। तो बच्चे ऐसे कामयाब हैं कि हमारी गली के समोसे गली में मशहूर हैं, लेकिन उन्होंने जो मैकडोनाल्ड का सिस्टम नाफिज किया है वो दुनिया भर में चलता है कि नहीं चलता है? हमारे नींबू का रस यही चलता है। उन्होंने जो पेप्सी बना दी वो पूरी दुनिया में फैली हुई है कि नहीं? कहने के लिए तो ये भी शरबत है, ये भी शरबत है। एक शरबत ऐसा है जो इंटरनेशनल है, एक शरबत वो जो एक शहर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। किस चीज का फर्क है? फर्क है ब्रांडिंग का, फर्क है तरबियत का, फर्क है मार्केटिंग का, फर्क है हुनरमंदी का। हम प्रोफेशनल नहीं, वो प्रोफेशनल। हम ट्रेंड नहीं, वो तरबियत याफ्ता है। हमें ढंग नहीं आता अपनी चीजों को पेश करने का, उन्हें हुनर आता है। ये निकलता है वो जिस चीज को कहते हो ब्रांड बन जाता है। कपड़े फला कंपनी के पहनने चाहिए, जूते फला कंपनी के होने चाहिए। मैं समझता हूँ बेवकूफ है वो लोग जो ब्रांडेड चीजें पहनते हैं, खुद ब्रांडेड चीजें बनाते हैं। आपके लिए फख्र का सबब यह नहीं है कि आप फला कंपनी की घड़ी पहनते हैं, फला कंपनी का मोबाइल लगते हैं और आपके जूते फला कंपनी के हैं। आप अगर समझदार हैं और गैरतमंद हैं तो सवाल यह है कि इस दुनिया से आपने लिया तो बहुत कुछ है, सब कुछ फायदा उठाया है। आपको किसी ने बिजली बना के दी, पानी का नल आप तक किसी ने पहुंचाया, ये जो आसाइश के सामान है ये आपको किसी ने बना के दिए हैं। आप सिर्फ धरती का बोझ बन के गए हैं, आपने भी इस दुनिया को कुछ दिया है। सिर्फ इस बात पे खुश हो जाना कि मेरे पास फला कंपनी का मोबाइल है, मैं समझता हूँ निहायत बेवकूफी की बात। बात तो यह होनी चाहिए कि ऐसी कंपनी मैंने क्यों नहीं खड़ी कर सकता। लेकिन उम्मत फिक्र अमल पहले बना होती है तब किसी कौम की शौकत जवान होता है। अगर किसी कौम के जवान बेफिक्र हो जाए, बदमस्त हो जाए और बतौर खास अगर किसी कौम के जवान इश्कबाजी में लग जाएं, उस कौम के जवानों को बर्बाद करने के लिए अलग से किसी इंतजाम की जरूरत नहीं। उनकी दुनिया भी बर्बाद है, आखिरत भी बर्बाद है, अखलाक भी बर्बाद है, उनके माँ बाप भी बर्बाद है। तकरीबन यही पूरे माशरे का है। हर नौजवान मर्द को एक खुमार सवार है, हर दोशीदा को एक खुमार सवार है। नस्लें बर्बाद हुई चली जा रही हैं इसलिए कि माँ बाप की तवज्जो नहीं है, माँ बाप की ठीक तरबियत नहीं है। माँ बाप अपनी औलाद की तरबियत को लेकर उतने सीरियस नहीं है जितने होने चाहिए। तो ये इंफिरादी सतह पर हमारे करने के इंफिरादी सतह पर हमारे करने के और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं, जैसे मुताले की आदत बनाएं, जैसे अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, जैसे अपने कमजोर इंसानों को, चाहे वो पड़ोसी हों, रिश्तेदार हों, ताल्लुकात हों, उनको उठाने की कोशिश करें। और तालीम के सिलसिले में जो कुछ भी कोई कदम उठा रहा है हम सब की, मैं तो कई बार अपनी तकरीरों में कहता हूँ, अगर कोई प्रोफेशनल स्कूल भी चला रहा है उसका सपोर्ट कीजिए, उसका शुक्रिया अदा कीजिए। सर आपकी मेहरबानी कि आपने बिजनेस वो चूज किया है जो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बना रहा है। हमें इस चीज में बहुत सीरियस होना चाहिए और एजुकेशन में किसी तरह का कोई समझौता नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, ऐसा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। कल से जो कर सकते हैं, बहुत इंतजार मत कीजिए, देखिए उम्र तो गुजरी जा रही है। बहुत सारे लोग इसी तरह से इन्हीं गली में सोच के चले गए, लेकिन हम भी चले जाएंगे। अक्लमंद वो है जिसकी जवानी, जिसकी उम्र, जिसकी जिंदगी अल्लाह की मखलूक के काम आए। यही हुजूर की वफादारी है, यही उम्मत की वफादारी है, तो यही हम सबकी जिम्मेदारी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहने सुनने से हमें की तौफीक बख्शे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।